हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 24 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम देते हैं, पीसीएस कहीं का देते हैं, बैंक का देते हैं, रेलवे का देते हैं, और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है अगर उसका एग्जाम देते हैं और उसमें करंट अफेयर अगर है तो आपके लिए ये 100% महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में साथ आपका बैकग्राउंड भी मजबूत होता चले, उसके लिए क्या किया जाता है कि स्टैटिक्स ऑफ और मैप भी कंप्लीट कर दिया जाता है ताकि आपका एग्जाम में बैठे हैं तो कंफर्टेबल फील करें। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम को लिंक दिया हुआ होता है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लिया करिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है HW 2044, दूसरा है HD 3385, तीसरा है PBW 502 और चौथा है HS 365। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, HD 3385 इसका सही उत्तर है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हाल में क्या हुआ है कि मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है और बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है। अब बहुत ज्यादा क्या होता है कि अप्रैल मई में लू चलने लगता है। इसके कारण इसी के लिए क्या किया गया है कि ये गेहूं को विकास किया गया है ताकि ये बढ़ती गर्मी में भी आसानी से उपज ले और ये मार्च के अंत के पहले ही कटाई कर लिया जाए, क्योंकि लू के टाइम से पहले ही इसको काट लिया जाएगा तो लू जो है इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो इसका नया खोज हुआ है, उसका नाम क्या है, HD 3385 याद रखिएगा। ठीक है, कौन खोज किया है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको खोज किया है। ठीक, याद रखिएगा। और क्या चीज का है, तो एक गेहूं का प्रजाति है, बीट का है। ठीक, अगर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जाने तो इसको 1905 में इसका स्थापना किया गया था अंग्रेज के द्वारा। ठीक, ये बात याद रखना है। एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन के बारे में यहाँ पर क्या होता है कि मेन पर्पस इसका क्या है, काम क्या है इसका, तो एग्रीकल्चर रिसर्च इसके काम का है और इसको एजुकेशन उसके बारे में देना है कि कैसे खेती को बढ़ाया जाए, कैसे खेती किया जाता है। इसका अगर पूछे कि लोकेशन मतलब कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पूसा जो है दिल्ली है, ये बात याद रखिएगा। और अभी यहाँ का डायरेक्टर कौन है, तो अशोक कुमार सिंह है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क का आधारशिला रखे हैं, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सूरत, दूसरा है कटक, तीसरा नाग, चौथा क्या है, जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो नागपुर में इसका शिलान्यास रखा गया है अनोखे दिव्यांग पार्क का। इस पार्क में एक्चुअली होगा क्या कि हम लोग जानते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको बेचारा की तरह से देखते हैं, उनको बेचारा की तरह से नहीं देखने के बजाय उनको समानुभूति मतलब समानता दिया जाए, बराबर की भाव से देखा जाए और संवेदना प्रदर्शित करेगा ये पार्क। यही इस पार्क का मेन काम है स्थापना करने का। ठीक है, इसमें अगर कौन घूम सकता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें दिव्यांग लोग ही जा सकते हैं, इसमें दिव्यांग बच्चों और आम नागरिकों के लिए भी ये पार्क है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो पार्क है जो समावेश का संदेश देगा और दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, दुनिया का पहला सबसे बड़ा समावेशी विकलांग पार्क है। और कहां पर इसका स्थापना हुआ है, तो नागपुर महाराष्ट्र में इसको स्थापना किया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क है। ठीक, इतना बात याद रखना है। अगर महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान रहे तो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और इसका कैपिटल कहाँ है, तो मुंबई में है। 1960 में एक और राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, वो जो है गुजरात है, ये बात याद रखना है। यहाँ का सबसे बड़ा सिटी पूछे तो मुंबई है और महाराष्ट्र का अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कितना है, तो 36 है। ठीक, यहाँ का गवर्नर पूछे तो रमेश बैस है यहाँ का गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एकनाथ शिंदे है। और लेजिस्लेचर कैसा है, यहाँ का सभा कैसा है, तो 2 सदन वाले ये राज्य है, ये बात याद रखिएगा। 2 सदन वाले राज्य कितना है, तो 6 है। और 2 सदन में होता क्या है कि एक असेंबली होता है, एक काउंसिल होता है। ठीक है, मतलब कि एक विधान सभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो विधानसभा का सीट कितना है, तो 288 है। और विधान परिषद का सीट कितना है, तो 78 है। राज्यसभा का सीट कितना है, तो 19 है। लोकसभा का सीट कितना है, तो 48 है। ये जो राज्यसभा लोकसभा का जो सीट होता है किस पे डिपेंड होता है, तो कहीं का पॉपुलेशन ज्यादा होगा और कहीं का पॉपुलेशन कम होगा। तो ये जो होता है पॉपुलेशन बेस्ड
सारा सीट डिवाइड होता है। मतलब कि जिस राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां सीट ज्यादा होगा और जिस राज्य में कम पॉपुलेशन होगा वहां सीट कम होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि राजस्थान अगर बिहार से बड़ा है और बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन राजस्थान में पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर सीट कम होगा बिहार से। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगर संसद के बारे में आपसे पूछ ले कि संसद किससे किससे मिलकर बनता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको बताना है कि लोकसभा होता है, इसमें राज्यसभा होता है और आपका कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो 2 सदन वाले राज्य कौन कौन है ये हम लोग जान लेते हैं, और ये जो है महाराष्ट्र किससे किससे बाउंड्री टच करता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला देख लेते हैं कि 2 सदन वाले राज्य कौन कौन है। तो 2 सदन वाले राज्य 6 हैं अभी। ठीक है, पहला बात याद रखिएगा, पहला हम लोग पेयर से याद करते हैं। तो पहला होता है महाराष्ट्र और दूसरा कौन है, कर्नाटका। तीसरा कौन है, तेलंगाना, और चौथा कौन है, आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन है आपका, उत्तर प्रदेश, और छठा कौन है, बिहार। तो ये जो 6 राज्य है क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, 2 सदन वाले राज्य है। यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है। पहले 2019 के पहले क्या था कि एक जम्मू कश्मीर था, वहां भी 2 सदन वाले राज्य था, लेकिन क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। एक तो क्या है उसमें जम्मू एंड कश्मीर और एक क्या है लद्दाख है। तो इसको अलग करने से क्या हुआ कि यहाँ पर 2 सदन वाले राज्य को खत्म कर दिया गया और इसको यहाँ से अब क्या, पहले 7 था जो अब कितना बच गया, 6 बच गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर महाराष्ट्र को देखें कि किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो इधर मध्य प्रदेश से करता है, इधर गुजरात से करता है, इधर महाराष्ट्र से करता है, इधर तेलंगाना से करता है, इधर छत्तीसगढ़ से करता है, और यहाँ पर थोड़ा सा किससे करता है, आपका गोवा से करता है। इधर इसके अरेबियन सी है। अरेबियन सी किसका पार्ट है, तो हिंद महासागर का ही पार्ट है, इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यालय कहां पर आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान और चौथा क्या है, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, गोवा में किया गया है पीएम गति शक्ति का पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए। ये बात याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2021 को बुनियादी ढांचे के लिए सरकार ने क्या एक लॉन्च किया, उनके द्वारा एक लॉन्च किया गया योजना, उसका नाम क्या था, पीएम गति शक्ति। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपना जो देश है ज्यादा आयात करता है और निर्यात को कम करता है, तो इससे क्या होता है अपना इकोनॉमी जो है क्या है, डेफिसिट में रहता है। इसी को देश को अपना आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा दिया गया, और ताकि इससे राष्ट्र अपना है जो आगे बढ़े। और इसमें क्या किया जाएगा कि मेनली काम है पीएम गति शक्ति का क्या है कि इसका मेनली काम है क्या है, बुनियादी ढांचे को विकास करना है। बुनियादी ढांचा में क्या आएगा, स्कूल बनेगा, जैसे कि रोड बनेगा, जितना भी ट्रांसपोर्ट एरिया है उसको सुधारा जाए, जिस तरह का ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा अपना कनेक्टिविटी अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी, कोई भी डेवलपिंग कंट्री डेवलप होने में ज्यादा उसका टाइम नहीं लगेगा अगर उसका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हो, बुनियादी ढांचा अच्छा हो। अगर इसमें पूछे कि पीएम गति शक्ति में कौन कौन सा मंत्रालय काम करता है, तो इसमें बहुत सारे मंत्रालय काम करेगा, क्योंकि बुनियादी ढांचा होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तो उसमें सारे मंत्री और मिनिस्टर काम करेंगे। तो सारे मंत्रालय इसमें काम करते हैं, बहुत तरह का इसमें मंत्रालय काम करेंगे, शिक्षा मंत्रालय भी काम करेंगे, रोड वाला भी काम करेंगे, आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी काम करेगा। ये सारे मंत्रालय है जो काम करेगा, और राज्य सरकार भी इसमें योगदान देगा, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक, तो इसका जो है पश्चिमी मध्य क्षेत्र का पीएम गति शक्ति का अगर कार्यालय क्षेत्र पूछ ले तो कहां पर खुला है, गोवा में खुला है, ये बात याद रखना है। अगर गोवा के बारे में हम लोग जाने तो इसका स्थापना कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 30 मई 1987 को हुआ था, ये बात याद रखिएगा। कैपिटल पूछे तो पणजी में इसका कैपिटल है, और सबसे बड़ा सिटी पूछे तो क्या है, वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा कौन थे, तो हम लोग जानते हैं कि 1498 में एक क्या हुआ था कि पुर्तगाल का आदमी था जिसका नाम वास्को डी गामा था, एक यात्री था, और वो क्या किया कि इंडिया का खोज किया। ये जो है कालीकट के तट पे जमोरिन राजा इसको स्वागत किया था जब ये आया था। तो कब आया था, 1498 ईस्वी में। कहाँ के था, तो पुर्तगाल के था, उन्हीं के नाम पे ये जो है सिटी है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है, जिला कितना है, तो 2 यहाँ पर जिला है। ठीक है, अगर यहाँ का गवर्नर कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई है, और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो प्रमोद सावंत है। ठीक है, यहाँ पर कैसा सदन है, तो यहाँ पर 1 सदन वाले राज्य है। 2 सदन वाले अभी बताए थे कितना है, तो 6 है।
ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, असेंबली होगा, मतलब कि विधानसभा होगा। तो यहाँ पर कितना उसका सीट है, तो 40 है। लोकसभा का सीट कितना है, 2 है, और राज्यसभा का सीट कितना है, 1 है। ये बात याद रखिएगा। अगर गोवा के बारे में देखें, किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो इधर कर्नाटका से करता है, इधर महाराष्ट्र से करता है। ये 2 स्टेट से बाउंड्री टच करता है। यहाँ पर इसका क्या है, पणजी है जो एक कैपिटल है। ये बात याद रखिएगा। और ये बात और याद रखिएगा, यहाँ पर एक मंडावी एक नदी है जो हमेशा पूछते रहता है कि मंडावी नदी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है गोवा में है। ठीक है। अरेबियन सी से ये बाउंड्री टच करता है। अरेबियन सी किसका पार्ट है, तो इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। ये भी बात याद रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की खपत को कम करने के लिए न्यू एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दिया है, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, पंजाब है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा राजस्थान है, चौथा क्या है, मध्य प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मध्य प्रदेश के द्वारा न्यू एक्साइज पॉलिसी को लाया गया है। किसके लिए, कि शराब की खपत को कम करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि शराब कहीं कहीं पे ज्यादा पीता है, जो लोग ज्यादा पीते हैं उनको पर रोक लगाने के लिए ये पॉलिसी को लाया गया है। ठीक है। इसके से क्या होगा कि नया अखबार नीति जो लाया गया है, इससे आहत और पीने वाले क्षेत्र को भी क्या होगा, दुकान को बंद भी किया जा सकता है इसके द्वारा। ऐसा नहीं है कि कम किया जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो बंद भी किया जाएगा। यहाँ के एक उमा भारती थे जो समाज सुधारक थे, उनके द्वारा मध्य प्रदेश में नियंत्रित शराब नियंत्रण के लिए एक नीति का अभियान चलाए थे। तो कौन थे वो, उमा भारती थे। ये बात याद रखना है। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में पूछे तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ कैपिटल क्या है, तो भोपाल इसका कैपिटल है। सबसे बड़ा सिटी पूछे तो इंदौर है, और सबसे ज्यादा बार ये क्या है, सिटी है जो स्वच्छ सिटी के सबसे ज्यादा बार ये स्वच्छ सिटी का उपहार भी जीता है। और अभी भी ये सबसे स्वच्छ सिटी कौन है, तो इंडिया का कौन है, इंदौर ही है। ये भी बात याद रखिएगा। अगर एक मध्य प्रदेश के बारे में और जान लीजिएगा कि कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है, वहां पर चीता लाया गया था सबसे पहले नामीबिया से, और अभी साउथ अफ्रीका से लाने के बात किया जा रहा है। ये भी बात याद रखना है मध्य प्रदेश से। ठीक है। एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। यहाँ का गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई पटेल है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर सदन कैसा है, तो एक सदन वाले राज है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होगा। अगर एक सदन वाले राज कहीं पर होगा तो ये मान के रखिएगा कि वहां पर विधान परिषद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, असेंबली होगा, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही होगा। ठीक है। लोग द्वारा ही चुना जाने वाला होगा, प्रत्यक्ष आदमी ही, अप्रत्यक्ष आदमी वहां पर नहीं होगा। अगर यहाँ विधानसभा का सीट पूछे तो कितना है, तो 230 है। ये बात याद रखिएगा। विधानसभा का सीट। और लोकसभा का सीट कितना है, तो 29 है। और राज्यसभा का सीट 11 है। मध्य प्रदेश का एक अपना हाई कोर्ट है, वो कहाँ पे है, जबलपुर में। आपको कमेंट करना है कि कि भारत में अभी हाई कोर्ट की संख्या कितना है। तो अगर मध्य प्रदेश के बारे में पूछे कि ये बाउंड्री किससे किससे टच करता है, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा। और राजस्थान से बाउंड्री टच करता है, इधर आपका गुजरात से करता है, इधर महाराष्ट्र से करता है, इधर उत्तर प्रदेश से करता है, इधर छत्तीसगढ़ से करता है। इतना से तो ये बाउंड्री टच करता है। ये बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड किनको दिया गया है शेख हसीना के द्वारा, तो ये आपको बताना है। पहला है डॉक्टर कुमार विश्वास, दूसरा है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, तीसरा है डॉक्टर रवि प्रकाश, चौथा है आपका किरण शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। ये एक उड़ीसा के हैं और एक जो है साहित्यकार है, और भाषा को बचाने में और भाषा को बढ़ाने में योगदान बहुत ज्यादा निभाए हैं। इसी के लिए इनको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनके द्वारा, तो शेख हसीना के द्वारा। और ये बात याद रखिएगा, ये पहला भारतीय भी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। एक क्या है कि ओडिशा के रहने वाले हैं, और एक क्या है भारतीय शिक्षाविद है और सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये पहले भारतीय भी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। एक क्या है ओडिशा के हाशिए भाषाओं के भाषा, संस्कृति और शिक्षा पर काम किए हैं। ठीक है, और एक किसको द्वारा अवार्ड
दिया जाता है, शुरू किया गया था, तो ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 2021 में। ठीक है। ये पुरस्कार जो है मातृभाषा पुरस्कार संरक्षण और पुनरुद्धार, विकास और असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। जो व्यक्ति कहीं पर भी कोई भी भाषा को, साहित्य को क्या किया हो, संरक्षण दिया हो, पुनरुद्धार के लिए भाग निभाया हो, विकास के लिए भाग निभाया हो, असाधारण योगदान उसमें दिया हो, ये सब चीज में, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और इस बार किनको दिया गया है? तो इस बार किनको दिया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। जो कौन दिए हैं? शेख हसीना दिए हैं। कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ये भी बात याद रखना है। अगर यूनेस्को के बारे में जाने, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा स्थापना किया गया था, तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ये स्थापना किया था, स्टेटमेंट बन जाए। अगर एनडीए एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें स्टेटमेंट भी बन जाता है। तो कौन किया है? तो यूनेस्को किया है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है? पूरा नाम है। हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, जो फ्रांस में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में इसको नवंबर 16 को स्थापना इसका किया गया था। कहाँ पर किया गया था भाई? तो यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में किया गया था। ठीक है। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है कि नहीं, ये पूछ सकता है, यह स्टेटमेंट बन सकता है। तो हाँ, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था। ये बात याद रखिएगा, ज्यादा तो याद नहीं रखना है, लेकिन ये वाला हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था। ठीक है। इसका सब्सिडरी कोई पूछे तो कौन कौन हो सकता है? तो आपका इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्लाविटिस। ठीक है, इतना बात याद रखना है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे तो यूनाइटेड नेशन इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात याद रखना है। अगर बांग्लादेश के बारे में आपसे पूछे तो बांग्लादेश कब बना था, तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया से पहले अलग हुआ कौन? पाकिस्तान। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना। कब बना? 26 मार्च 1971 को ये बांग्लादेश बना। किससे? पाकिस्तान से अलग होकर। इसका कैपिटल कहाँ है? तो ढाका है। और यहाँ का आबादी कितना है? तो करीब करीब 17 करोड़ यहाँ की आबादी है, वर्ल्ड बैंक के 2021 के अनुसार से। ठीक है। करेंसी क्या चलता है? तो बांग्लादेशी टका यहाँ पर चलता है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना है। और यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो बंगाली है। एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का जो राष्ट्रपति है, केवल और केवल 2 ही बार राष्ट्रपति वो बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 2 ही बार यहाँ पर एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर बांग्लादेश किससे किससे बाउंड्री टच करता है? ये स्टेट से, अगर इंडिया के स्टेट से, तो ये बात याद रखना है। और दूसरा बात क्या याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा जो जमीनी स्तर पर बाउंड्री कौन सा देश टच करने वाला है? तो बांग्लादेश ही है। ठीक है। 4000 से ज्यादा ये बाउंड्री, 4000 किलोमीटर से ज्यादा बाउंड्री टच करता है। और ये सबसे ज्यादा मतलब लैंड बाउंड्री जो टच करने वाला है भारत से कौन है? बांग्लादेश है। सेकंड पे चाइना है। ठीक है। तो किससे किससे करता है? तो इधर करता है वेस्ट बंगाल से, यहाँ पर करता है असम से, यहाँ पर और ये मेघालय से करता है, इधर त्रिपुरा से करता है, यहाँ पर मिजोरम से करता है, इधर ये किससे करता है? म्यांमार से करता है। म्यांमार के बारे में पूछे तो म्यांमार का पहले नाम क्या था? बर्मा था। और ये जो है इंडिया से कब अलग हुआ था? तो 1937 ईस्वी में ये जो है बर्मा अलग हो गया था, जिसका नाम अभी म्यांमार है। और एक किस एक्ट से अलग हुआ था? तो 1935 का जो एक्ट बना था, उसी के द्वारा ये 37 में इसको अलग कर दिया गया था इंडिया को। ये बात याद रखिएगा। ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ज्ञापन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। तो एस, पहला ऑप्शन क्या है? एस रामेशन नायर को, दूसरा है बालचंद्रन चुल्लिकड़ को, तीसरा है एन प्रभाकरन को, और चौथा है बी मधुसूदन नायर को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बी मधुसूदन नायर को इस बार का ज्ञापन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी मधुसूदन नायर को साहित्यिक को योगदान देने के लिए क्या हुआ है कि ज्ञापन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इस ज्ञापन पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो 50,001 रुपया दिया जाता है नगद के रूप में। गुरु बायूरप्पन का एक सोने का लॉकेट दिया जाता है। और एक क्या दिया जाता है? एक पत्र दिया जाता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है। ठीक है। दूसरा बात क्या होता है कि ये 24 फरवरी को, मतलब कि आज इनको दिया जाएगा। किनके द्वारा ये प्रदान किया जाएगा? तो आर बिंदु के द्वारा ये जो है पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और ज्ञापन पुरस्कार का स्थापना कौन किए थे? संस्थापक कौन किए थे? तो गुरु बायूयर देव स्वम इनका स्थापना किए थे। कहाँ पे? केरल में किए थे, इस जगह पे। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? बी प्रवन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आपका संकल्प गुप्त है। तीसरा क्या है?
डी गुकेश है, चौथा क्या है विघ्नेश एनआर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है विघ्नेश एनआर है, यही विघ्नेश एनआर है। इनको इस बार 80वें ग्रैंड मास्टर का उपाधि मिला है। और इस किस खेल के लिए होता है, किस खेल से जुटा हुआ है, तो चेस से जुटा हुआ है, ये भी बात याद रखिएगा। विघ्नेश एनआर को ये मिला है और यही है जो विघ्नेश एनआर है। ठीक है, ये जो जर्मनी में खेल हो रहा था, और जर्मनी में खेल हो रहा था उसमें इंटरनेशनल मास्टर जो थे कौन थे, एल्जा स्नाइडर को ये हराकर 80वें देश का क्या बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये बात याद रखिएगा। और ये कितने साल के हैं, तो 24 साल के हैं, ये भी बात याद रखना है। ये जो हो रहा था 24 जर्मनी में, इसमें 24वां नॉर्ड वेस्ट कप टाइटल भी इनको मिला है, ये भी बात याद रखिएगा। इनका एक भाई थे, उनका नाम विकास एनआर था, और वो जो थे 59वें वो क्या बने थे, ग्रैंड मास्टर बने थे, ये बात याद रखिएगा। और ऐसा करने वाला पहला परिवार में जो एक साथ मतलब दो भाई ग्रैंड मास्टर बनने वाला इंडिया में पहला कोई बन गए हैं, ये भी बात याद रखिएगा भारत के इतिहास में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके कौन सा देश के बीच में हवाई सेवा के समझौते के लिए मंजूरी मिला है, ये आपको बताना है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है बहुत सारे देश में इंडिया के लोग रहते हैं, और ये जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ था। और इसमें अगर अपना देश कहीं पर जाएगा तो वहां पर जाकर क्या करेगा, रेमिटेंस कमाएगा, मतलब वहां पर पैसा कमाएगा, वो रेमिटेंस इंडिया को भेजेगा, तो वो जो है इंडिया को विकास में बहुत ज्यादा भूमिका होता है। इंडिया का देश कहीं घूमने जाएगा, वहां का देश यहाँ घूमने आएगा। यहाँ अगर कोई देश से घूमने आता है, अगर कोई ट्रेवल करने आता है, तो वो क्या होता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ये स्टेटमेंट भी बना था यूपीएससी में कि अगर कोई देश इंडिया में घूमने आता है तो वो क्या होता है, इंपोर्ट होता है कि एक्सपोर्ट होता है। और भी ऑप्शन था, तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि वो एक्सपोर्ट करता है। कौन सा देश, जिस देश में अगर कोई ट्रेवल करने आएगा तो उस देश के लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। मान लीजिए कि कोई आदमी है जो घूमने आया इंडिया में, तो वो यहाँ पर होटल में रहेगा, सामान खरीदेगा, और जो जब तक वो रहेगा पैसा अपना खर्च करेगा, तो क्या कर रहा है, एक तरह से इंडिया के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक, ये बात हम लोग समझ लिए। तो ये सब बढ़ावा देने के लिए क्या होगा, हवाई सेवा अगर अच्छा हो जाएगा, उसके लिए समझौता हो जाएगा, कुछ उस पर छूट दिया जाएगा, तो यहाँ पर और वहाँ पर क्या होगा, ट्रेवल आसान हो जाएगा। तो लोग हैं जो ज़्यादा क्या करेंगे, यातायात करेंगे और घूमने के लिए आएंगे इंडिया में। तो पहला ऑप्शन फिनलैंड है, दूसरा ऑप्शन गुयाना है, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है, चौथा ऑप्शन फ्रांस है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, गुयाना इसका सही ऑप्शन है, ये बात याद रखिएगा। गुयाना के साथ क्या हुआ है कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या हुआ, गुयाना सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हम लोग जानते हैं कि गुयाना जो है महत्वपूर्ण भारतीय उपस्थिति है, वहां पर बहुत ज्यादा भारतीय हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश राज था तो बहुत सारे यहाँ के लोगों को क्या किया गया, सूरीनाम गुयाना देश के लिए यहाँ से काम करने के लिए मजदूर को ले गया गया था और वहां पर रख दिया गया था। तो उनका जो अभी भी पूर्वज जो है बहुत ज्यादा विकास कर लिया है और वहां पे बस गए हैं। तो अभी करीब करीब वहां पर जो इंडियन आबादी कितना है भारतीय मुल्क का, तो 40% वहां पर आबादी है 2012 के जनगणना के अनुसार से, ये बात याद रखिएगा। ये वहां का क्या है, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है वहां के, कौन है, तो मोहम्मद इरफान अली है। और वहां पर करेंसी क्या चलता है, गुयाना में करेंसी कैसा चलता है, तो गुयानेज डॉलर वहां पर करेंसी है। वहां का अगर कैपिटल पूछे तो जॉर्ज टाउन वहां का कैपिटल है। वहां पर आबादी करीब करीब कितना है, तो 8 लाख वहां का आबादी है करीब करीब। और एक कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में ये आता है। अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, एक साउथ अमेरिका एक नॉर्थ अमेरिका, तो ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में ये आता है। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो आपका इंग्लिश यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये बात याद रखिएगा। ये है जो गुयाना है, और इधर क्या है, सूरीनाम है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इंडियन रहते हैं। और इधर ये किससे बाउंड्री टच करता है, तो ब्राजील से करता है। इधर किससे करता है, तो वेनेजुएला से करता है। यहाँ पर क्यों इंडियन बसा हुआ है, क्योंकि मैं बताया कि यहाँ पर जो है ब्रिटिश जब राज था इंडिया में, तो इंडिया से बहुत सारे लोग को, मजदूर को ले गया था इस एरिया में काम कराने के लिए। चाय इधर होता है बहुत ज्यादा, इसलिए ले गया था, और वहां पर काम कराने के लिए ले गया था। तो वो बहुत सारे लोग तो लौटे नहीं, तो वहां पर ये बस गए, और अभी उन्हीं का आबादी यहाँ पर है। तो ये बात याद रखिएगा। इधर ऊपर में क्या है, इसके अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, राम
नायडू को, दूसरा ऑप्शन क्या है गोपाल चिन्नैया सेठी को, तीसरा है श्री विशंबर प्रसाद को और चौथा क्या है टीके रंगराजन को। तो इसका सही उत्तर क्या है टीके रंगराजन को ये मिला है। ये 2 बार राज्यसभा का संसद भी रह चुके हैं, ये भी बात याद रखिएगा। इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट संसद रत्न पुरस्कार। ये जो है 21 फरवरी को क्या हुआ इनका नाम जारी किया गया। और दूसरा बात क्या है कि इनका नामांकन के लिए जो निजी संसदों के बिल के द्वारा और सदस्यों के बहस के द्वारा एक क्या किया गया कि इनका नामांकन किया गया है। ठीक है, अगर निजी संसदों का अगर बिल पूछे, प्राइवेट बिल पूछे, तो प्राइवेट बिल वो होता है अगर कोई आदमी मंत्री नहीं है और मंत्री नहीं है, सिर्फ संसद है और संसद के द्वारा क्या किया जाए कि वो कोई बिल लाया जाए तो उसको क्या बोला जाता है प्राइवेट बिल बोला जाता है। इतना बात सिंपल बात याद रखिएगा। मतलब कि कोई आदमी मंत्री नहीं है और वो संसद है, मंत्री नहीं, और जो सिर्फ संसद है उसके द्वारा अगर कोई बिल पेश किया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा प्राइवेट बिल बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट आदमी मतलब कि कोई कंपनी वाला या कोई आदमी बाहर का आदमी लाए, नहीं संसद ही लाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ क्या होना चाहिए मंत्री नहीं होना चाहिए। टीके रंगराजन जो है 2 बार राज्यसभा का संसद भी रह चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। और सीपीआई का क्या है एक नेता भी है, ये भी बात याद रखिएगा। प्रमुख नेता के रूप में इनको जाना जाता है और संसद के लिए इनको संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि तकनीकी वस्त्रों पर 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन टेक्नोटेक्स 2013 का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो ये बात आपको बताना है। सबसे पहला बात आपको बता दें कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। कि टेक्निकल टेक्सटाइल कोई ऐसा नहीं है जिससे आपका सौंदर्य बढ़े, मतलब आपका खूबसूरती बढ़े। आपका खूबसूरती आपका फैशन के लिए नहीं बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए बनता है। मतलब कि जैसा कि मास्क हो गया, ये देखिए ऐसा कपड़ा से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये जो है आपको चाकू से बचा रहा है। ये जो है आप कहीं पर मान लिया जाए दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो वैसा वस्त्र बनाया गया। ठीक है, तो वैसा वस्त्र जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के रूप में रखा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो इसका कहां पर किया गया है उद्घाटन। तो पहला ऑप्शन क्या है रायपुर में, दूसरा है पंजाब में, तीसरा है बंगाल में, चौथा है मुंबई में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है मुंबई में ये किया गया है। ठीक है, तकनीकी वस्त्रों का 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन टेक्नोटेक्स 2023 भारतीय तकनीकी वस्त्रों की कल्पना @2047 का उद्घाटन कहां पे किया गया है मुंबई में किया गया है। और इसका जो कौन किए हैं केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरादेश ने इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, और ये जो है 22 से 24 फरवरी तक इसका आयोजित हो रहा है, 3 दिनों के लिए होगा। हर तकनीकी कपड़ा मूल्य श्रृंखला हितधारकों के बीच बातचीत करेगा और साझा प्रदान करेगा कि कितना इसका दाम रखा जाए, कितना होना चाहिए ताकि मार्केट में सस्टेन कर सके। कोई भी वस्तु ऐसा नहीं बना दीजिए कि आपको मार्केट में बिके ही नहीं, तो वो सामान क्या हो जाएगा रद्दी के भाव में रह जाएगा एक दिन, और उसका एक्सपायर हो जाएगा डेट, तो क्या होगा बहुत सारे लॉस में चल जाएगा। जो इसको बनाएगा, जो कंपनी इसको बनाएगा, तो उसका ऐसा रेट होना चाहिए कि उसको खरीद भी लिया जाए और कंपनी को प्रॉफिट भी हो जाए, मुनाफा भी हो जाए। तो सबसे पहले तो इसमें याद करना क्या है कि टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिएगा कि कोई भी मनुष्य को या कोई भी जो बनाया जाता है कपड़ा प्रोटेक्ट के लिए बनाया जाता है, फैशन के लिए नहीं बनाया जाता है। जैसे में मास्क हो गया, स्विमिंग ड्रेस हो गया आपका, अगर कोई मार्स ग्रह पे जा रहा है उसके लिए कोई सूट बनाया जा रहा है, कोई वेपन को क्या करने जा रहा है डिस्कनेक्ट करने जा रहा है तो उसके लिए बनाया जा रहा है वो जो क्लॉथ क्या है, ये सब क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत।